डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। जो ताकतवर कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, उसने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल में छोड़ी ही नहीं। आप लोग इस जिले के पत्रकार हैं, आप ये देखो कि वो सारे तमाम चेहरे जो आज 2003 में जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से गई थी, तो जो चेहरे आपके सामने थे वो चेहरे आज भी कांग्रेस का मोर्चा लिए। कुछ खुदगर्ज नेता अपनी ज़रूरत के लिए इधर उधर कूदफान करते रहते, पर कार्यकर्ता कांग्रेस का कर्मठ है, वो जाएगा नहीं। पहली बात। दूसरी चीज़, जब सरकार हमारी बन रही है, आप ही के सर्वे बता रहे हैं, आप ही अखबारों में निकाल रहे हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो डूबती नाव की सवारी करेगा कौन? इसी से तो घबराए हुए हैं, इसीलिए तो अब नया प्रयोग करेंगे। नहीं, वो क्या है, जब नाव में छेद है, वो डूब रही है, तो वजन बढ़ाने से वो और डूबेगी। ये तो सीधा सीधा वो क्या है, बचपन में नहीं पढ़ते थे आर्किमिडीज का सिद्धांत। कहा कि भाजपा के लोगों ने तय किया है कि हम अंदर ही अंदर मदद करेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं। हम लोग महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से जीत चुके। का कार्यकर्ता पूरे जिले, पूरे प्रदेश में दुखी है और उसका इस मामले में मानस बन गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है दोनों काम करेगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन में हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कल बात कही है रीवा विधायक ने कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा रीवा जी से। पहले MCU को लैंड चली गई। डीम्ड यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स कुछ अलग तरीके के होते हैं, छात्रों ने इतना आंदोलन किया है, तो अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जब बनाने की बात कर रहे हैं, किस आधार पर, आपको क्या लगता है? देखिए, विगत 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार शिक्षकों की कमी से, प्रोफेसर्स की कमी से जूझ रहा है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 165 एकड़ ज़मीन थी। 165 एकड़ ज़मीन में 15 एकड़ ज़मीन उसकी अधिग्रहण में थी, बची 150 एकड़ ज़मीन। 150 एकड़ ज़मीन में आपने पीछे प्रधानमंत्री आवास को दे दिया, माखनलाल को दे दिया, यूनियन बैंक को दे दिया, सिविल कोर्ट को दे दिया, सिविल न्यायालय को दे दिया। आपने उसके सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए और आज आप अपने चेहरे को छुपाने के लिए, आज आप अपनी फेस सेविंग के लिए, और जब डरे हो आप चुनाव में कि आप हार जाओगे, आपकी सरकार जाएगी, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का सपना दिखा रहे हो। भूख हड़ताल में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कैडर के लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बैठे रहे। कोई बैठा हुआ है वेंकट भवन कमिश्नर के सामने, तो कोई बैठा है इंजीनियरिंग कॉलेज में विश्वेश्वरैया स्टैचू के सामने। उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी उस दिन आके क्यों नहीं बोला इन्होंने पिछले चुनाव में कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी उसी तरीके की यूनिवर्सिटी है जिस तरीके से लाडली बहना योजना है। पहले आप उसके सारे रिसोर्सेज चुरा लो, उस आदमी को नंगा कर दो, फिर मुकुट पहनाओ। आप कल APS यूनिवर्सिटी की आधी ज़मीन ले लो और APS यूनिवर्सिटी को कहो कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपने जनता को क्या समझ रखा है कि जनता को कब तक आप ही ज़मीन के व्यापार से भ्रमित करते रहोगे? रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एक छात्र इस सत्य को जानता है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द कर दी गई। क्या शहर में जो सिविल लाइन में बंसल जी को या समदड़िया जी को या किसी बिल्डर को जो ज़मीन दी गई, वो ज़मीन माखनलाल के लिए उचित नहीं थी? ज़मीन की कमी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ITI की ज़मीन ले लेंगे। कब तक लेते रहोगे? ITI की ज़मीन तो अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दे दी, ITI की इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लोगे। फिर जब ITI को डीम्ड ITI बनाओगे तो किससे मांगने जाओगे ज़मीन? जब ज़मीन थी तो आपने खेल ही क्यों किया? आपने लेन देन का व्यापार ज़मीन के साथ क्यों किया? वो ज़मीन, आपकी सरकारी ज़मीन कहाँ गई जो सिविल लाइंस में थी, जो जर्जर भवन थे, वहाँ आपने माखनलाल क्यों नहीं बनाया? आपने माखनलाल रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन लेके क्यों बनाया? आखिर जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना पड़ा तो इनको पुलिस वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ गई थी ना, पुलिस वर्कशॉप की ज़मीन इनको लेनी पड़ी थी ना। तो कब तक आप ये ज़मीन करोगे कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज की आधी कर दो, फिर कल ITI से ले लो, फिर परसों ITI के लिए किससे मांगने जाओगे ज़मीन? सैनिक स्कूल से। अच्छा, अभी तो सैनिक स्कूल बचा है, अभी तो सैनिक स्कूल पे नज़र गड़ी है ना कि अब अगला स्टेप तो कह देंगे कि इंजीनियरिंग ITI की ज़मीन सैनिक स्कूल को, ITI की ज़मीन इंजीनियरिंग कॉलेज को, और ITI बना देंगे सैनिक स्कूल में।
सिविल लाइन 4-6 साल में। हाँ, अभी तो बहुत कुछ स्टॉप। देखिए, रीवा के जो भी हमारे नेता थे, विंध्य के जो भी नेता रहे होंगे, जो भी राजा महाराजा रहे होंगे, वो बेशक कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बेशक उतने ज्ञानी नहीं थे, उतनी दुनिया नहीं देखी थी, पर उन्होंने उस समय जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो उसको 200 एकड़ ज़मीन दी, यूनिवर्सिटी बनाई तो उसको 500 एकड़ ज़मीन दी, जब सैनिक स्कूल बनाया तो उसको सैकड़ों एकड़ ज़मीन दी। वो उस समय के बुज़ुर्गों का हमारे विज़न दीजिए, देखिए, दृष्टिकोण देखिए, और आज के लोगों का दृष्टिकोण देखिए कि आज वो उसकी ज़मीन लेना चाहते हैं, उसको स्ट्रिप्ड ऑफ करना चाहते हैं। आप किसी चीज़ के रिसोर्सेज ख़त्म कर देना चाहते हो, उसके किसी भी इंस्टीट्यूट को बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? ज़मीन की ज़रूरत होती है। आपने जब ज़मीन उसे ले ली, उसकी ज़मीन बेच दी, तो आप उसका एक्सपांशन कहाँ करोगे? एक्सपांशन की तो गुंजाइश आपने ख़त्म कर दी। आप ये सोचो कि मौलाना आज़ाद MACT, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, किसी को मालूम है उसमें कितनी ज़मीन है? 275 एकड़ ज़मीन है। क्यों नहीं भोपाल का सिविल न्यायालय वहाँ बना देते? राजेश शुक्ला जी अपने भोपाल जिनका तो आवास है वहाँ, यह सेल मैनेजमेंट टूल, ये उनको ज़रूरत पड़ रही है जिनके साथ जनता नहीं है। लोकतंत्र में, चुनावों में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और मैनेजमेंट हम लोग कैसा करेंगे, किस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, इसकी एक झांकी हमने महापौर चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में ऑलरेडी दिखा दी है कि हम अगला चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। मुकदमे वापस लेने का भी जो है गारंटी दी गई है इस कमलनाथ जी के न्याय योजना, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ है? मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो अन्यायपूर्ण मुकदमे लगाए गए हैं, अवैध बिजली बिल वसूली के गलत मुकदमे जो लगाए गए हैं, उसको वापस लिया जाएगा। जी हाँ, उसमें आप देखिए क्या होता है कि कई बार आपने खाद बिजली के लिए आंदोलन किया, अब उसमें आंदोलनकारियों को आंदोलन का दमन करने के लिए आपने उन पर मुकदमे लगा दिए। वो मुकदमों की बाकायदा पुनरीक्षण किया जाएगा और पुनरीक्षण उपरांत उसको समाप्त किया जाएगा। पिछले सरकार में किया 2018 की चुनाव की तुलना में 2023 का चुनाव क्या द्वारा त्रस्त जनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के वादे से किया गया था। जनता ने उसमें विश्वास किया था हम पे। जो एक सबसे बड़ा हम इस चुनाव में सावधानी बरतने वाले हैं, वो ये सावधानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के समय षड्यंत्र करती है, जिस तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर करती है, उसमें हम लोग पूरी पार्टी का हमारा संगठन मुस्तैदी से डटा हुआ है और हम उसकी इंतज़ाम करेंगे, उसकी रक्षा के लिए इंतज़ाम करेंगे, उसको तोड़ने के लिए उनके तिलिस्म को इंतज़ाम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2,72,000 फर्जी मतदाता जो थे, डुप्लीकेट मतदाता जो थे, वो लिखे हुए थे। और जब कांग्रेस पार्टी ने गहन जांच की तो पता चला ये डुप्लीकेट वोटिंग 2,72,000 की। कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को शिकायत की, जाके उनको पूरा प्रतिवेदन दिया, लिस्ट दी। कलेक्टर ने उन नामों को नहीं काटा, और जब कलेक्टर ने उन नामों को नहीं काटा तो कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि ये नाम काटे जाने चाहिए, और कलेक्टर को कहा कि 15 दिवस के अंदर आप पूरी मतदाता सूची सही करके हमको बताएं। ईवीएम को लेकर क्या करेंगे? ईवीएम के लिए हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। ईवीएम में हेर फेर ना हो, इसके लिए सजग है। इस बार कांग्रेस पार्टी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को फेल करने के लिए कमर कसी हुई। ये विपक्ष की कमजोरी का परिणाम तो नहीं है कि सत्ता पक्ष जो कुछ चाह रहा है वो सब करने में सफल है? तो ये क्या है? ये संविधान के साथ गलती है। ये काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, और इसीलिए हमारी वो कोई कमजोरी नहीं है। विपक्ष की ये कमजोरी नहीं है कि उनके षड्यंत्र कामयाब हो रहे हैं। वो अब गलती पे, असंवैधानिक तरीकों पे उतर आए। आप सोचिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या ये राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए, परास्त करने के लिए या उलझाने के लिए होते हैं?
रीवा में कोई पैसे वाला नहीं है क्या कि ईडी उसका छापा मारे? जी कांग्रेस में पैसे मान रहा कोई व्यक्ति नहीं, ईडी आया करके क्या मालूम, वो तो छत्तीसगढ़ में भी ढूंढ लिया उन्होंने कुछ लोगों को। छत्तीसगढ़ में खैर माल है वहाँ बहुत। अभी यहाँ सर्वे चल रहा होगा। रीवा में सब साधारण लोग हैं, ईडी लायक। वो मंच से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर केवाईसी के 50 रुपये लिए जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? सीएम के सख्त आदेश है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब गया था आंदोलन में, वहाँ तहसीलदार को मैंने बताया कि आपके यहाँ गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है। ये केवाईसी में 50 रुपये ले रहे हैं। पंचू लाल जी हमारे जो हैं वो खुले व्यक्ति हैं, हाँ, तुम खुले व्यक्ति हैं, वो 50 रुपये भी स्वीकार कर सकते हैं। ये बात सही है कि वो 5,000 नहीं लेते। अभी मध्य प्रदेश में कर्जा बहुत है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी में के कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे ज़िले के कार्यकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित गिरीश सिंह जी, सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सम्मानित प्रदीप सोहगोरा जी, सम्मानित हमारे शहर कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता ममता सिंह जी और सम्मानित मीडिया प्रभारी शहर कांग्रेस कमेटी हमारे रफ़ीक मनिहार जी आपके बीच में मेरे साथ उपस्थित हैं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता हमने एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। यूँ तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये प्रेस वार्ता में कमलनाथ जी ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो एक कृषक न्याय योजना लाने की घोषणा कर दी है, और आज हम लोग उसी कृषक न्याय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं इस कृषक न्याय योजना के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी को बहुत बहुत आभार देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझते हुए, किसानों की समस्याओं को समझते हुए यह योजना लाई। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ़ी का एक बड़ी परियोजना लाई थी और 27 लाख किसानों का 11.5 लाख करोड़ जो लोन था वो माफ़ भी किया गया था। किंतु उसके बाद खरीद फरोख्त के जरिए, षड्यंत्र के जरिए जनता के जनादेश से निर्वाचित कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और शिवराज सिंह जी की सरकार ने वो किसानों की जो ऋण माफ़ी योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति प्रदेश में कैसी है। एक तरफ जब मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल देते हैं, कहते हैं किसानों की आय मध्य प्रदेश में बढ़ी है। वहीं ठीक इसके विपरीत सदन में स्वयं कृषि मंत्री एक जवाब लगाते हैं और उसमें ये जवाब में कहा जाता है, ये दिसंबर 2022 की बात है, वर्ष 2015-16 में किसानों की आमदनी 9800 रुपये प्रति माह थी जो घटकर 8300 रुपये बची। ये खुद प्रधानमंत्री जी के ही मंत्री जी के द्वारा सदन में बताया गया और वहाँ प्रधानमंत्री जी की सभा में मुख्यमंत्री साफ साफ ये झूठ बोलते हैं कि यहाँ आय में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सत्य ये है कि मध्य प्रदेश उन 4 राज्यों में है
जहां किसानों की आमदनी घटी हुई है। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बिजली के बिल ने किसानों को परेशान कर रखा है। बिजली की बिल की वसूली के लिए एमपी भी, जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इतनी सख्ती बरतते हैं और इतना अत्याचार किसानों पे करते हैं, यहाँ तक कि किसानों के जो पालतू मवेशी हैं उनको तक छोड़ के उनको तक उठा ले जाने की धमकी देते हैं और उनके साथ विभिन्न किस्म के अत्याचार किए जाते हैं केवल बिल का दबाव बनाने के लिए। किसान की जो हमारे यहाँ बीमा राशि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं फसल बीमा, पर हकीकत यह है कि फसल बीमा के लिए आपने लाखों किसानों को मध्य प्रदेश में अपात्र घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जो बड़ा स्पष्ट आंकड़ा है, ये रिपोर्टिंग है कि 20,489 किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। एक तरफ शिवराज सिंह सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती है और दूसरी तरफ उनको किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर देती कि उनको सम्मान निधि न देना पड़े। किसानों के खिलाफ बिजली के ढेरों मुकदमे और किसान इससे हताहत है। किसान की हालत ये है साथियों कि जब उसे खाद चाहिए तो उसे खाद नहीं मिलती, जब उसे बीज चाहिए तो उसे बीज नहीं मिलती, जब उसको बिजली चाहिए तो उसको बिजली नहीं मिलती। और पहले तो आप याद करिए, मामा जी एक घोषणा किया करते थे कि मामा जब आएगा तो आपको इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने अपने इन्वर्टर हटा दीजिए। और स्थिति ये ला दी मामा ने कि अब इन्वर्टर से काम नहीं चल रहा, अब जनरेटर लाना पड़ रहा है। और जनरेटर भी किसान ना चला पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि डीजल के दाम कहाँ पहुँचा दिए, महंगे कर दिए। डीजल महंगा, अब किसान ना जनरेटर चला सकता, ना बिजली उसको मिल रही। कैसे किसान खेती करेगा? आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हो। आज के ही अखबार में मैं कहीं देख रहा था, शायद दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, किसी में मैं आंकड़े देख रहा था कि जो धान की फसल है, एक तो वैसे भी टारगेट से उसकी आधे से कम बुआई हुई है, 40% के करीब बुआई, 52% शायद रीवा ज़िले में हुई है। और उसके बाद वो भी बारिश के कारण, जो ये असम पानी नहीं गिर रहा है, इसके कारण वो सूखने को पड़ी हुई है। किस कदर किसान की आय दुगनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावे जरूर करते हैं, पर ये सत्य नहीं है साथियों। और इन सब किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमारे कमलनाथ जी ने एक घोषणा की है कृषि न्याय योजना की। कृषि न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 5 सौगात, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 5 सौगात दी जाएंगी। पहली, 5 हार्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी। दूसरी, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसानों पर लगाए गए जो अन्यायपूर्ण मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली के बिल, जो कृषि के उपयोग में उनके द्वारा बिजली का प्रयोग किया गया है, उसके जो बिजली के बिल है उनकी बकाया राशि माफ़ की जाएगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। जो कमलनाथ जी की घोषणा थी कि हम हर घर में 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक का बिजली का बिल हाफ करेंगे, इसी कड़ी में आगे उनकी घोषणा है कि खेत खलिहान का बिजली का बिल, अब किसान का पुराना बिल माफ़ किया जाएगा और मुफ्त बिजली का रास्ता अब साफ किया जाएगा। ये उनकी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और साथियों, मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी उन लोगों में हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अगर किसी चीज़ की घोषणा करती है तो उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने ये हमेशा साबित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा नहीं है कि इन्होंने 22,000 घोषणाएं की और उसमें मात्र 2,000 घोषणाएं भी इनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो ये
किसान न्याय योजना है कांग्रेस की, इसको हम आपके माध्यम से, आपके समाचार पत्र, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और ये वादा करते हैं जनता को कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों के साथ पूर्णतः न्याय होगा। धन्यवाद। मौतें निकल के आ रही, वो आंकड़ा है किसानों का, और 18.5 साल जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही उसमें ऑन एवरेज यही आंकड़ा लगातार चलता आ रहा था। अब जब न्याय योजना की आप बात करें किसानों के लिए, तो उसको जमीन पे कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान को भी ये समझना होगा। भाई प्रधानमंत्री का कहना है कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 2000 रुपये 6-6 महीने में आ रहे हैं। ये जो ऊपर से जो चीज़ें प्रोपोगेट की जा रही हैं प्रदेश स्तर पर, और आंकड़ा तो ये है कि पर डे 2 से 3 मौतें हैं, ये कैसे किसानों के बीच लेके जाएंगे? देखिए, पहले एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करती थी कि हम अपना सच भी जनता तक नहीं पहुंचा पाते थे, और भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ भी बड़े प्रभावी तरीके से पहुंचा देती थी। इसका मूल कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अवयवी संगठनों के माध्यम से उनके 36 अनुषांगिक संस्थान हैं, वो 36 अनुषांगिक संस्थान के जरिए उनके जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है उससे वो बड़ा प्रभावी तरीके से झूठ परोस लेते थे। आज की तारीख में यह बात बदल चुकी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो 36 अनुषंगिक संस्थान है और जो उनका कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, वो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और विधायक हैं, इनकी निष्क्रियता, इनके स्वार्थपरता के कारण निष्क्रिय हो गया। उसका भारतीय जनता पार्टी से मन उचट गया। यहाँ का कार्यकर्ता ये समझ गया कि जो संघर्ष करके हमने यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, उसका लाभ ना हमको मिल पाया और ना हमारे जरिए उस जनता को मिल पाया जिस जनता के पास जाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों को और इन भ्रष्ट मंत्रियों को जो हमने वोट दिलाए, वो वोट हमारे बेकार हो गए। अब हमारा चेहरा इस काबिल नहीं है कि हम जनता के बीच में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाएं। एक तरफ ये उनके कार्यकर्ताओं की हालत है और दूसरी तरफ हमारे रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी का संगठन और मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन इस तरीके से तैयार हो गया है कि हमारे पास प्रत्येक विधानसभा में 8 से 9 हज़ार विभिन्न सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और बूथ लेवल के माध्यम से हमारे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हो गए। तो आज हम अपना सच और अपनी भावी योजनाएं ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच के कार्यकर्ताओं की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। अब जनता सच जानेगी, अब झूठ के दिन पूरे होंगे। कांग्रेस कमलनाथ की जो सरकार थी तो 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, प्रदेश में 37 लाख किसान कांग्रेस के अनुसार, तो क्या अगर चुनाव कांग्रेस के किसानों से लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, निश्चित आपकी बात पूर्णतः सत्य है। अगला चुनाव हमारा किसान और नौजवान के नाम पे हम लड़ेंगे। यहाँ के जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारा युवा बेरोजगार है, जिसके साथ घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों में भर्ती की परीक्षा की जाती है, उसमें बदमाशियाँ की जाती हैं, घोटाले की जाती हैं। हमारा नौजवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ किसान रीढ़ है मध्य प्रदेश में। यहाँ का नौजवान जो बड़े बड़े सपने देखकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, आज वो बेरोजगार है, और जब उसको कहीं अवसर आते हैं तो वो अवसर ये भ्रष्ट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है, वो अपने भ्रष्टाचार के जरिए उसके उन अवसरों का हनन करती है, उन अवसरों का नुकसान करती है और उसके अवसर ख़त्म हो जाते हैं। और जब उसकी मुख्यमंत्री हाय तौबा सुनते हैं, जब हल्ला गुल्ला मीडिया के जरिए डिस्क्लोज होता है, पता चलता है इसमें भ्रष्टाचार हो गया, तो उस पर जाँच बैठा देते हैं। तो जो बेचारे बच्चे ईमानदारी से पास हो जाते हैं, उनका भी रिजल्ट रुक जाता है। और तो और 4-4, 5-5 साल जो मेडिकल साइंस में पढ़ चुके, वो व्यापम के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये हाल है साथियों मध्य प्रदेश का। भाजपा हर बार नया प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, कुछ न कुछ प्रयोग हर बार करती है। कभी विधायक खरीदने की बात